नमस्कार दोस्तों, हम भारत की कुछ महान रानियों के उल्लेख के बिना भारत के पिछले शासकों के बारे में बात नहीं कर सकते। ये महिलाएं न केवल योग्य और कुशल शासक थी, बल्कि कला और संस्कृति की महान संरक्षक भी थी। हालांकि इनमें से कुछ शासकों को पुरुष उत्तराधिकारी की मृत्यु के बाद परिस्थितिजन्य ताज पहनाया गया था, लेकिन इन अविश्वसनीय महिलाओं ने साबित कर दिया कि वे अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में बेहतर नेता, प्रशासक, योद्धा और अपने लोगों के संरक्षक थे। दोस्तों, आज हम भारत की 12 रानियों जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने बहादुरी के साथ अपने दुश्मनों को चुनौती दी और जीत हासिल की। तो बने रहें दोस्तों वीडियो के अंत तक, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, रानी अबक्का। दोस्तों, 16वीं सदी की योद्धा रानी अबक्का को पुर्तगालियों के खिलाफ उनकी अटूट लड़ाई के लिए जाना जाता है। जब उन्होंने हिंद महासागर के निकट के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया था, बड़े होकर छोटे अबक्का को इसके बारे में पता चला। इसलिए जब उन्हें रानी का ताज पहनाया गया तो वह पुर्तगालियों का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध थी। इनमें से पहला हमला 1556 में हुआ था और अगले कुछ दशकों तक जारी रहा। हालांकि रानी हार मानने वालों में से नहीं थी और हर बार विजयी हुई। हालांकि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था और ऐसी ही एक गोलीबारी में वह घायल हो गई और दुश्मन द्वारा पकड़ ली गई। नंबर 2, महारानी अहिल्याबाई होलकर। दोस्तों, अहमदनगर के जामखेड़ के चौंडी गांव में जन्मी अहिल्याबाई अक्सर देखती थी कि महिलाओं की शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। हालांकि उसके पिता ने उसे घर पर ही पढ़ाया था, फिर भी वह हमेशा दूसरों का कल्याण चाहती थी। जिस किसी ने भी अहिल्या को सत्ता में आते हुए देखा, उसने कहा कि यह नियति के साथ उसका प्रयास था जिसने उसे रानी बना दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक शाही परिवार में शादी करने और एक राजकुमार को जन्म देने के बावजूद उन्होंने कुछ दशकों के अंतराल में अपने पति, ससुर और बेटे सभी को खो दिया। इसलिए जब वह 11 दिसंबर 1767 को सिंहासन पर बैठी तो वह मालवा के अपने लोगों को महानता की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध थी। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने राजवंश की जमकर रक्षा की, हमलों का खंडन किया और अपने सैन्य आधार का विस्तार किया। नंबर 3, रानी ताराबाई भोंसले। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी की बहू, उन्हें अक्सर रैन्हा दोस मराठा या मराठों की रानी के नाम से जाना जाता था। भले ही उन्होंने वर्ष 1700 में मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली क्योंकि परिस्थितियों ने इसे आवश्यक समझा, लेकिन जब अपने लोगों के लिए लड़ने की बात आई तो वह कभी पीछे नहीं रही। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने मुगलों की मानसिकता को गलत साबित किया। एक महिला कुछ भी कर सकती है। वह लगातार अपने दुश्मनों से सीखती रही और उसकी बुद्धिमान रणनीतियों ने मराठा सेना को दक्षिणी कर्नाटक पर अपना शासन स्थापित करने में मदद की। नंबर 4, सेतु लक्ष्मीबाई। दोस्तों, उनके लोग उन्हें महिलाओं के अधिकारों के समर्थक के रूप में देखते थे। वह महिलाओं के काम करने और आगे बढ़ने के बारे में इतनी प्रोत्साहित थी कि उन्हें प्रोत्साहन देना पड़ा। जो लड़कियां कॉलेज जाती थी वे चाय के लिए उनके महल में उनके साथ शामिल हो सकती थी। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने महिलाओं को आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें स्थानीय पदों से सरकारी पदों पर पदोन्नत किया। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया कि सरकारी निर्णयों में उनकी समान भागीदारी हो। सन 1927 में उन्होंने महिला छात्रों के लिए कानून का अध्ययन खोला और यहाँ तक कि त्रिवेंद्रम में महिला कॉलेज को इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान, भाषा और गणित पर कक्षाएं शुरू करने का आदेश दिया। नंबर 5, रानी चेन्नम्मा। दोस्तों, जब उनके पति और बेटा नहीं रहे तो चेन्नम्मा के सामने एक कठिन विकल्प था। राजवंश को जारी रखने के लिए उसे या तो एक उत्तराधिकारी को गोद लेना होगा या इसे अंग्रेजों के हाथों खोना होगा। उसने पूर्व को चुना। सन 1824 में उन्होंने शिवलिंगप्पा नाम के एक लड़के को गोद लिया, लेकिन इससे ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हो गई। वह नहीं चाहती थी कि उनका राज्य कित्तूर एक रियासत के रूप में अपना दर्जा खो दे।
होते, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी। उन्होंने 21 अक्टूबर 1824 को 20,000 पुरुषों और 400 बंदूकों से लैस होकर हमले का जवाब दिया। हालांकि वह एक बार उनसे निपटने में कामयाब रही, लेकिन अपने दूसरे प्रयास में वह असफल रही और उसे पकड़ लिया गया और बेलहोंगल किले में आजीवन कारावास में डाल दिया गया। नंबर 6, रानी दुर्गावती। दोस्तों, शाही परिवार में अपने बढ़ते वर्षों के दौरान रानी दुर्गावती वीरता और गौरव की कहानियां सुनती थी, इसलिए जब उसे सिंहासन पर चढ़ने की आवश्यकता पड़ी तो उसने खुद को तैयार महसूस किया। 20,000 घुड़सवारों और 1,000 युद्ध हाथियों की अपनी सेना के साथ वह कई लोगों के लिए खतरा थी, लेकिन इस समर्थन ने उसे निडर बना दिया। इसलिए जब उसने अपनी राजधानी को सिंगोरगढ़ किले से पूर्व में चौरागढ़ में स्थानांतरित कर दिया, तो यह जानने के बावजूद कि अकबर की सेना की नजर किले पर है, उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। किले पर कब्जा करने के लिए मुगल सेना द्वारा की गई लड़ाई के दौरान दुर्गावती को 2 तीरों से घायल कर दिया गया था। धीमी दर्दनाक मौत का विकल्प चुनने की बजाय उसने अपने पेट में चाकू घोंप लिया और अपनी जान ले ली। नंबर 7, नैकी देवी। दोस्तों, सन 1173 में युवा गौरी राजकुमार मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने में व्यस्त था और उसकी नजर अनहिलवाड़ा पाटन शहर पर थी। उस समय शहर के मामले मुला राजा द्वितीय के अधीन थे, जो अभी एक लड़का था। उनकी मां नायिका देवी रानी संरक्षिका थी। जब गौरी ने अपने हमले शुरू किए तो नायिका देवी को पता चला कि उनकी सेना का उससे कोई मुकाबला नहीं है और उन्होंने एक चालाक योजना के साथ आने का फैसला किया। उसके अनुभव ने उसे सिखाया था कि अपरिचित इलाके में अनुभवी सैनिक भी लड़ाई जारी नहीं रख पाएंगे। इसलिए उन्होंने माउंट आबू की तलहटी में गदरघटा के बीहड़ इलाके को चुना, जिससे उनकी सेना परिचित थी। अपने दृष्टिकोण के अनुरूप युद्ध के कुछ घंटों बाद गौरी अपने अंगरक्षकों के साथ भाग गया। नंबर 8, रानी चेन्ना भैरा देवी। दोस्तों, चेन्ना भैर देवी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली भारतीय महिलाओं में से एक थी और पुर्तगाली उन्हें रेना द पिमेंटा या पेपर क्वीन के नाम से जानते थे। अपने लंबे शासनकाल के दौरान उन्होंने पुर्तगाली अत्याचार से शरण लेने वालों को एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया। उनकी भूमि इन लोगों का स्वागत करेगी, उन्हें उनकी जरूरत की हर चीज उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने 1562 में मिर्जान किले के साथ करकला में एक जैन मंदिर चतुर्मुख वसदी का भी निर्माण करवाया और राज्य के समग्र कल्याण का ध्यान रखा। नंबर 9, रामगढ़ की रानी अवंती बाई। दोस्तों, जब उनके पति रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य लोधी बीमार पड़ गए तो अवंती बाई इस अवसर पर उठी और उन्होंने रामगढ़ के प्रशासन की बागडोर संभाली। हालांकि अंग्रेजों ने इसका समर्थन नहीं किया और राज्य के लिए अपना प्रशासक नियुक्त कर दिया। क्रोधित होकर रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 4,000 की सेना खड़ी कर ली। जब उसने अपनी लड़ाई में सहायता के लिए गुरिल्ला युद्ध रणनीति का उपयोग करना शुरू किया तो उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सन 1858 में ऐसी ही एक लड़ाई के दौरान उसकी रक्षा क्षमता समाप्त हो गई थी और वह सैनिकों द्वारा पकड़े जाने की कगार पर थी। इसकी बजाय उसने आत्म बलिदान चुना और अपनी तलवार से ही खुद को मार डाला। नंबर 10, वेलु नाचियार। दोस्तों, युद्ध में शिवगंगा के दूसरे राजा अपने पति मुथु वगुदनाथ पेरिया औद्या थेवर की शहादत के बाद वेलु नाचियार के पास एक मिशन था। वह उसकी मौत का बदला लेना चाहती थी। इसलिए दुखद घटना के बाद अपने बेटे के साथ भागने के बाद वह 8 साल बाद नवाब सेना पर हमला शुरू करने के लिए लौट आई। उनकी वीरता की कहानी में जो बात सामने आती है वह यह है कि भारतीय इतिहास में आत्मघाती बम विस्फोट की पहली घटनाओं में से एक थी। उनकी सेना कमांडर कुइली ने वेलु के मिशन के लिए खुद को बलिदान करने की पेशकश की। किले पर हमले के दौरान जहां नवाब थे, कुइली ने फूलों की टोकरियों में हथियार छिपाकर खुद को छिपा लिया। नंबर 11, हरखाबाई। दोस्तों, हरखाबाई अपने समय में महिलाओं के लिए एक आदर्श उदाहरण थी। उन्होंने अपनी शादी के दिन से ही एक मिसाल कायम की जब उन्होंने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली महारानी बन गई। वह चतुर थी, स्वतंत्र थी और व्यापार भी करती थी और वेतन भी कमाती थी। उन्हें जहांगीर के दरबार के 4 वरिष्ठ सदस्यों में से एक और उस दरबार की एकमात्र महिला होने के लिए भी पहचाना जाता है। उन्होंने
वित्तीय सहायता के लिए अपने बेटे, अपने पति पर निर्भर रहने से इनकार कर दिया और इससे अदालत की अन्य महिलाएं प्रभावित हुई। वह अपनी बेशकीमती संपत्ति रहीमी से जुड़ी एक कहानी के कारण इतिहास में दर्ज हो गई, जो समुद्र में सबसे बड़ा भारतीय जहाज था। इतिहास बताता है कि पुर्तगालियों के भारत छोड़ने का कारण यही जहाज था। नंबर 12, रजिया सुल्तान। दोस्तों, महिलाओं को जिस चीज में विश्वास है उसके लिए कैसे खड़े होना चाहिए, इसका एक और उदाहरण रजिया ने सुल्ताना कहलाने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगा कि यह शब्द उनके लिंग का संदर्भ था। 5वें मामलुक राजवंश शासक के रूप में वह युद्ध के लिए कोई अजनबी नहीं थी। उन्होंने राजवंश के प्रशासन की जिम्मेदारी भी संभाली और दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों के साथ जुड़ी। वह न केवल शासन करने में बल्कि भूमि के कल्याण में भी विश्वास रखती थी और उन्होंने स्कूलों, अकेडमियों, अनुसंधान केंद्रों और सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना की। हालांकि भटिंडा के तत्कालीन गवर्नर मलिक इख्तियारुद्दीन अल-तुनिया इस सब के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने रजिया को गद्दी से हटाने की साजिश रची। योजना सफल रही और सिंहासन पुनः प्राप्त करने के प्रयास में दिल्ली की इस पहली और आखिरी महिला सुल्तान की 35 वर्ष की कम उम्र में मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थी कहानी 12 भारतीय रानियों की जिन्होंने बहुत सी लड़ाइयों में अपने दुश्मनों की नाक में दम कर दिया था और बहुत से युद्ध में उनको मुंह की खिलाई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।